हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों से एक छोटी सी क्लास हम लेंगे। चैप्टर थर्ड केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने एक इक्वेशन, बहुत शानदार इक्वेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड। हाउ टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल, दैट इज नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल हमें किस टाइप से मिलता है, उसमें दो ऑप्शन हमारे पास होंगे। एक्चुअली में वहाँ पे हम तीन चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे उसमें हमें कैलकुलेट करना है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी या सिंपली गिव्स एनर्जी जब हमें कैलकुलेट करनी है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना होता है। तो जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हमें दो फॉर्म में मिलेगा। या तो क्वेश्चन हमें केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में मिलेगा, या क्वेश्चन हमें सेल डायग्राम की फॉर्म में मिलेगा। तो जैसे ये क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करवा रखा, उसने किस फॉर्म में, सेल डायग्राम की फॉर्म में प्रोवाइड करवाया। सेल डायग्राम का जो लेफ्ट पार्ट होता है वो एनोड को डिनोट करता है, और राइट पार्ट होता है वो कैथोड को डिनोट करना है। एनोड की फॉर्म में जो पार्ट होता है वो ऑक्सीडेशन की फॉर्म में होगा Mg2 Mg+2, और जो कैथोड वाला पोर्शन होता है वो रिडक्शन की फॉर्म में होता है। आयंस जो होते हैं, उन आयंस की कंसंट्रेशन भी हमें प्रोवाइड करवाता है जब हमें सेल पोटेंशियल या ईएमएफ जब हमें कैलकुलेट करना होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें एक्चुअल में हमें जो इन कंसंट्रेशन के साथ साथ सेल डायग्राम, या तो सेल डायग्राम होगा या फिर रिएक्शन होगी। तो इसमें हमें सेल डायग्राम दे दिया, कंसंट्रेशन होगी। अब ये तीन ऑप्शन हमारे पास होते हैं कि जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है, ई नोट सेल जो होता है, वो ई नोट सेल आपको तीन फॉर्मेट में देगा। या तो वो ये जो थर्ड ऑप्शन है, या तो ऑलरेडी डायरेक्ट गिवन होगा वो, कि पर्टिकुलर जो सेल हमें प्रोवाइड करवाए उस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना है, उस पर्टिकुलर सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 2.7 होना है। या फिर हमें वो उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज देगा। इंडिविजुअल वैल्यूज भी दो तरीके से प्रोवाइड कराता है, या तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में देता है, या वो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में देता है। अब आपको सर हमें क्या पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल? तो देखिए, आप इस ऊपर वाली इक्वेशन को देखिए, इसका फॉर्मेट देखिए, लेफ्ट टू राइट। मैग्नीशियम से Mg+2 का कन्वर्जन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। कॉपर से कॉपर आयन का जो कन्वर्जन है वो किसको शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है। तो इनका मैग्नीशियम और कॉपर का क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। जब हमें सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा, और सपोज आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्रोवाइड करवाया है, तो जब अपन उनका सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो सेल पोटेंशियल में क्या होता है, उनका साइन जो है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्योंकि जब हमने थ्योरेटिकल क्लासेज ली थी उसमें मैं आपको बताया था कि हमेशा किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए दोनों टाइप के पोटेंशियल होते हैं, बट उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हर मेटल के लिए दोनों टाइप के पोटेंशियल होते हैं, उनकी न्यूमेरिक वैल्यू सेम होती है, बट साइन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बट इसमें जनरली प्रोवाइड किसको किया जाता है, जनरली रिडक्शन पोटेंशियल को प्रोवाइड किया जाता है। तो जब रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है तो हम उसको एज इट यूज कर लेते हैं। बट जब हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो वैल्यूज तो वही रहेंगे, बट उनके साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे कहोगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि इसमें Mg2 Mg2+, ये किस फॉर्मेट में दे रखा वो देखिए आप। तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा। कॉपर वाले का भी साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। एक तो ये कंडीशन हो गई। सपोज आपको ये फर्स्ट कंडीशन प्रोवाइड नहीं करवाई, ना थर्ड कंडीशन प्रोवाइड करा, आपको ये बीच वाली कंडीशन प्रोवाइड करवा रहा है। तो इस केस में फिर देखिए आप, मैग्नीशियम आयन से मैग्नीशियम कन्वर्ट हो रहा है, ये किसको शो कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। तो इस केस में जब अपन ये वैल्यूज उठाएंगे ना, तो ये वैल्यूज एज इट होंगी, इनको साइन चेंज नहीं करना है। ओके, अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। इनिशियली जो सॉल्यूशन हमें जो सेल डायग्राम दे रखा था, उस सेल डायग्राम पे हम क्या करेंगे, एनोड आपने कैलकुलेट किया, मैग्नीशियम एनोड को शो कर रहा है, कॉपर वाला मेटल है वो किसको शो कर रहा है, कैथोड को शो कर रहा है। तो इनिशियली अपन एनोड की रिएक्शन लिखते हैं। एनोड पे हमें आपको बता रखा था एक वर्ड, आपको मैंने पहले बताया था थ्योरेटिकल क्लास में, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम को ऑक्सीडेशन की फॉर्म में शो किया, और कॉपर को हमने रिडक्शन की फॉर्म में शो किया। ये दोनों रिएक्शन, दोनों में इक्वल इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए गए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए गए। इस पूरी रिएक्शन में हमने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है। कुछ एक रिएक्शन में कई बार होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होते, तो उन्हें एक पर्टिकुलर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके उन इक्वेशंस को हमें उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना, इक्वल करना होता है। ये दोनों रिएक्शंस क्या होगी, हाफ रिएक्शन होगी। एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन में मिलकर दोनों को ऐड करेंगे हम, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, नेट रिएक्शन आ गई। इस नेट सेल रिएक्शन का हमारा एक ही मोटिव था, एक तो ये पता लगाना कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। ओके, कौन से आयंस हैं जो प्रोडक्ट की फॉर्म में जा रहे हैं, कौन से आयन है जो रिएक्टेंट की फॉर्म में जा रहे हैं। और एक ये हमें फाइंड करना है कि इसमें टोटल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओके, देन हम इसमें कैलकुलेट करेंगे ई नोट सेल। ई नोट सेल की जो कैलकुलेशन है वो ऑप्शनल होगी। सपोज जैसे भी मैंने आपको बताया था कि ई नोट सेल जब हमें दिया जा रहा है तो हो सकता है कि ई नोट सेल हमें डायरेक्ट गिवन हो 2.71।
ओके, अभी मैंने ऊपर आपसे बातें की। लेकिन सपोज हमें ई नोट सेल गिवन नहीं है तो हम ई नोट सेल कैलकुलेट करेंगे। ई नोट सेल कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड या राइट इलेक्ट्रोड में से क्या करेंगे, ई एनोड लेफ्ट वैल्यू क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब फिर वही वैल्यूज के साइन चेंज होंगे या नहीं होंगे वो डिपेंड करेंगे। मैंने अभी आपको 3 ऑप्शन बताए कि वो कौन सी फॉर्म में दे रखे हैं, अभी मैंने समझाया। तो सपोज जैसे हमें वो ऑक्सीडेशन की फॉर्म में दे रखे हैं तो उनके साइन चेंज करते हुए अपन यूज करेंगे। वो रिडक्शन की फॉर्म में दे तो विदाउट साइन। आंसर फाइनली क्या होना, वही आना है। गिवन है तो भी 2.71, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो भी 2.71, और रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो भी 2.71। इस टाइप से हम इसका क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सेल ई नोट मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। जब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम इजीली उसका डेल्टा जी नोट मतलब स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है जो मैं नेक्स्ट इक्वेशन के डेरिवेशन में थ्योरेटिकल क्लास में आप लोगों से डिस्कस कर चुका। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। तो एन की वैल्यू यहाँ पे कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ट्रांसफर ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन, वो 2 हो गए। एफ यहाँ पे कांस्टेंट है, फेरेड जिसको बोलते हैं, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 9650 कूलम्ब मोल इनवर्स। देन 2.71 ये क्या हुआ, ई नोट्स या तो गिवन था, ये अभी हमने इसको कैलकुलेट ये वोल्ट में, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव में सम कुछ वैल्यू हो जाते हैं। सीवी मोल्स होता है, सी क्या था कुलाम, वी क्या होगा वोल्ट, और मोल इनवर्स। सीवी जो होता है कुलाम मोल है वो जूल कहलाता है, तो यहाँ पे जूल मोल इनवर्स हो गया। इसको जब हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ जाता है। तो इस टाइप से हम ई नोट यदि डायरेक्ट गिवन है तो भी हम डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड निकाल सकते हैं। डायरेक्ट गिवन नहीं है तो उसकी कंफर्म है मेटल्स की हमें क्या देंगे, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे हैं, उनको हम सॉर्ट आउट करके हम ई नोट सेल कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर दैट हमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ का सिंपल मीनिंग क्या होता है, ईएमएफ सिंपल मीनिंग होता है ई सेल निकालना है। तो ई सेल का नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला था ई नोट सेल इज इक्वल टू माइनस 0 पर, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ई नोट सेल या तो ऑलरेडी गिवन था, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, वो वैल्यू पुटअप कर दी, एन की वैल्यू आपने पुटअप कर दी। यहाँ पे प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो अभी हमने रिएक्शंस पे आपको बताया प्रोडक्ट कौन सा था, तो अभी हमने देख लिया प्रोडक्ट मैग्नीशियम आयन था, और कॉपर क्या था, कॉपर आयन जो था वो कॉपर आयन, जिसमें ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब हम फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम और कॉपर आयन, कई बार ध्यान रखना है पे, कई बार क्या होता है कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन कोफिशिएंट यूज किया जाता है। जैसे एक सिंपल मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, जैसे एक रिएक्शन है जैसे 2Ag इज इक्वल टू 2Ag, उस केस में क्या होगा, सिल्वर आयंस के आएंगे, सिल्वर आयन की जो भी कंसेंट है वो आ जाएगी, लेकिन साथ में क्या होगा, पावर बाई 2 भी आ जाएगा इसमें। बट अभी इस रिएक्शन समझ रहे हो, जैसे 3 आ रहा है तो उसमें पावर बाई क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा या 4 आ जाएगा। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन थी हमें प्रोवाइड करा रखी थी 0.001, 0.001 का मीनिंग होता है 10⁻³ और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन 0.0001 था, तो उसका मतलब होता है 10⁻⁴। ये वैल्यू जब रखेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, ये log 10। पहले ये वैल्यू सॉर्ट आउट होंगी, 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 तो होगा 0.0295, ये राउंड अप होगा 0.03। log 10 की वैल्यू आप जानते हो 1, सपोज यहाँ log 100 होता तो वैल्यू हो जाती 2, log 1000 होता तो वैल्यू हो जाती 3। इसके अलावा भी कोई वैल्यूज होंगी जैसे, लेकिन वो जनरली जो वैल्यूज आती हैं वो log 2 या log 3 या log 10 या log 100 के रेस्पेक्ट में आती है। log 2 आप ऑलरेडी याद रखेंगे, log 3 आप याद रखेंगे। उन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, ई सेल कैलकुलेट हो जाता है, और ई सेल हमारे इसमें कितना आ रहा है 2.68। तो तीनों वैल्यूज कैलकुलेट होगी। अब हमें सपोज यहाँ पे ई सेल जब निकल गया तो सिंपली एक तो स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी होता है, एक सिंपली हमें गिव्स एनर्जी जब पूछी जा रही है तो गिव्स एनर्जी अपन इससे वो ऊपर जो कैलकुलेट की तो वो स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी जो ई नोट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट होती है। और ये गिव्स एनर्जी है, जनरली बहुत कम चांसेस में गिव्स एनर्जी पूछा गया, जब भी गिव्स एनर्जी पूछे जाते हैं वो स्टैंडर्ड यानी डेल्टा जी नोट ही पूछा गया है। बट एक बार अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें डेल्टा जी नोट की तरह क्या होता है, ये डेल्टा जी यूज होगा, बट इसमें चेंज किया ई नोट की जगह क्या होता है, ई सेल कैलकुलेट होता है। सेम उसी टाइप से इसका भी कन्वर्जन करते हुए वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन पे हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसेस जब फाइंड करना होता है कि उस केस में जब इक्विलिब्रियम रिएक्शन पहुंच जाती है तो ई सेल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो थ्योरेटिकल क्लास में आपको बताया था कि उस केस में जब ई सेल 0 हो जाता है तो ये इक्वेशन जो नेक्स्ट इक्वेशन थी जो भी हमने इक्वेशन यूज की थी वो इस फॉर्म में यूज की जाती है। ई नोट सेल ऑलरेडी आपके पास था 0 पॉइंट, ये एन आपके पास था, के सी हो गया। ये वैल्यू जब सॉर्ट आउट होती है तो फाइनली इसमें हमारे पास क्या था, log के सी की वैल्यू आ जाती है। log के सी इज इक्वल टू क्या हो गया, इसमें ये ट्रांसपोजिंग के थ्रू 2.71 डिवाइडेड बाई 0.03 आ गया। यहाँ इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो log के सी की वैल्यू होती है 90.33। यहाँ log को रिमूव करने के लिए सिंपली आप जानते हो इसको एंटी लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो जब दोनों साइड में जब आप एंटी लॉग लिया जाएगा तो ये log और एंटी लॉग कैंसिल हो गया तो के सी बनेगा और ये एंटी लॉग आ जाएगा। इसमें क्या देखेंगे, एंटी लॉग की टेबल में 0.33 के एंटी लॉग वाले टेबल में 0.33 की जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू का न्यूमेरिक वैल्यू होती है 2138। लेकिन जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये एंटी लॉग इसकी वैल्यू, ये एंटी लॉग जब अपन जनरल क्लास में मिलेंगे तो एंटी लॉग और
लॉग कैलकुलेशन के आपने मैथमेटिकली आप 9th या 10th स्टैंडर्ड में सीखा, तो ये इसकी एंटी लॉग वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली एक एग्जांपल और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज अभी जो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट लिया उसमें मैंने क्या कहा था, उसमें मैंने कहा था कि सेल डायग्राम हमें दिया गया, लेकिन अभी मैं एक दूसरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लेके चल रहा हूँ, उसमें हमें रिएक्शन पहले दे रखी है। तो रिएक्शन पहले दे रखी है वो गिवन वैल्यूज, फिर तो ये देख लीजिए गिवन वैल्यूज किस फॉर्म में, Cr/Cr2, ये ऑक्सीडेशन को शो करा, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करा। तो बताइए ई नोट कैलकुलेट करें तो क्या करेंगे, क्या इन वैल्यूज के साइन चेंज होंगे या नहीं होंगे? यस, हाँ, साइन चेंज होंगे, क्योंकि किस फॉर्म में, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन की फॉर्म में, तो इसको मैं कन्वर्ट किस में पढ़ेंगे, रिडक्शन में, मतलब इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएंगे। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, क्रोमियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है, तो कन्फर्म है क्रोमियम क्या बन गया, ऑक्सीडेशन एनोडिक पोर्ट बन गया। के कैडमियम है वो किसको शो करा, कैडमियम आयन है वो कैडमियम में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करा, तो वो रिडक्शन हो गया। दोनों रिएक्शन को हमने सिंप्लीफाई रख दिया, बट इन दोनों रिएक्शन में एक प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे पास, कि यहाँ पे एनोड वाले पे 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कैथोड वाले पे क्या आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि जब ये रिएक्शन, हाफ रिएक्शन जब अपन लिख रहे हैं, उनमें यदि इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है तो हमें इक्वलाइज करना है। तो इक्वलाइज करने के लिए हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को 2 से और नेक्स्ट हाफ रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कितने हो जाते हैं, 6 हो जाएंगे। तो जब ये ऊपर वाली इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो गई, ये इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, उसका रीजन समझ गया आप। ये इक्वेशन करते हैं तो हमारे पास एक्चुअल में नेट जो रिएक्शन आती है, वो नेट रिएक्शन क्या होती है, 2 और 3 से मल्टीप्लाई होकर ये रिएक्शन हमें मिल जाती है। अब ये रिएक्शन जो इसमें मिले, तो इसमें क्या क्या बताया था, इसमें ये पता चल गया कि इसमें रिएक्टेंट कौन सा है, रिएक्टेंट इसमें कैडमियम आयन है, प्रोडक्ट कौन सा है ये पता चल गया, और एन की वैल्यू पता चल गई। अब सपोज कीजिए पहले जो एक क्वेश्चन लिया था, उस क्वेश्चन में सेल डायग्राम था, उस सेल डायग्राम से हमने रिएक्शन बनाई थी। इस रिएक्शन में क्या थी, रिएक्शन हमारे पास थी भाई, ये रिएक्शन जो भी मैंने सेल रिएक्शन, ये जो मैंने नेट रिएक्शन निकाली ये तो दे ही रखी थी, फिर मैंने ये प्रोसीजर क्यों किया, क्योंकि ये प्रोसीजर हमने किया एन की वैल्यू निकालने के लिए। इन वैल्यूज़ को जब हम सॉर्ट आउट करेंगे, तो सिंपली जैसे कई बार क्वेश्चन ये भी होता है कि इसमें हमें सेल डायग्राम बनाना होता है, तो सेल डायग्राम में आपको पता है, सेल डायग्राम का एक शॉर्ट फॉर्म आपको बताएगा लोन, मतलब लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें सेल डायग्राम बनाएंगे, तो पहले हमने एनोडिक पोर्ट को लिखा, तो एनोड में क्या था, क्रोमियम है वो क्रोमियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो Cr-2Cr-2Cr+3, ये जो दो पैरेलल लाइन है वो सोल्ट ब्रिज को शो कर रहे हैं। ये आपको थ्योरेटिकल क्लास वाला याद होगा, शायद काफ़ी दिन पहले हमने किया था। देन ये हो गया, ये सेल डायग्राम के बाद हम इसमें ई नोट सेल कैलकुलेट करेंगे, वही हो गया कैथोड या राइट इलेक्ट्रोड से लेफ्ट इलेक्ट्रोड माइनस करेंगे। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे इनके साइन क्या किए जा रहे हैं, चेंज किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं साइन, इसलिए चेंज किए जा रहे हैं क्योंकि ऊपर जो गिवन वैल्यू है जो ऑक्सीडेशन की फॉर्म में। अब यहाँ से क्या है, वही सिंपली सेम जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमने किया, ई नोट सेल कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा जी नोट भी हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है, डेल्टा जी कैलकुलेट हो गया दोनों से। ओके, देन नेक्स्ट है हमें कैलकुलेट करना था ई सेल और डेल्टा जी, बट आप पता है इसमें हम इस सेल का ईएमएफ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ईएमएफ नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन हमें प्रोवाइड नहीं करवाई। जब ईएमएफ कैलकुलेट हुआ तो डेल्टा जी भी कैलकुलेट नहीं होगा, बट इसमें हम कैसी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसी की कैलकुलेशन सेम वही प्रोसीजर है जो भी लास्ट एग्जाम्पल में मैंने किस टाइप से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम आप इन्हीं एग्जाम्पल्स को बेस करते हुए आप अपने एनसीईआरटी के ये एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 एंड 5 कर सकते हैं, सोल्ड एग्जाम्पल कर सकते हैं और इन टेक्स्ट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। इसमें एक थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो एक्सरसाइज का जो 3.5 है उसमें कुछ केसेस में हमें ये दे रखा है PT/S2 गैस, देन इस तरह से हमें प्रोसीजर दे रखा है। वो क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल कितना होता है, 0.0 होता है। ठीक है, और एक ही एग्जांपल और रखिएगा इसमें 3.5 का एग्जांपल, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक आयन ऊपर आए और एक आयन नीचे आए। उसमें जो लास्ट वाला एग्जांपल करेंगे 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, उसमें दोनों आयन ही क्या है, जैसे Br- और हाइड्रोजन आयन दोनों ही क्या है, वो आप उसका पूरा बैलेंस करोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी रिएक्शन है। तो इसमें 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें ई नोट और एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।